डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस की एनसीईआरटी का सेकेंड चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फर्स्ट चैप्टर में हमने प्लांट्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, कैसे वो अपना पोषण पूरा करते हैं उसके बारे में पढ़ा था, और इस चैप्टर में हम एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals cannot। पहले ही चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर कर लेते हैं, बट एनिमल्स के केस में ऐसा नहीं है, वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते हैं। वो हेट्रोट्रॉफ है, मीन्स अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है, जबकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ है, मीन्स अपने न्यूट्रिशन के लिए खुद पर डिपेंडेंट हैं। वो वाटर, सनलाइट, एयर और मिनरल्स की हेल्प से अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल्स प्लांट से अपना फूड लेते हैं, ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। या तो एनिमल डायरेक्टली प्लांट से फूड लेके खाते हैं या फिर उन एनिमल्स को खाते हैं जो कि इनडायरेक्ट वे में प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स जो कि दोनों ही खाते हैं, उन्हें हम ओमनिवोरस कहते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो केवल एनिमल्स ही खाते हैं, लाइक टाइगर हो गया, तो उसे हम कार्निवोरस कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, लाइक गॉट हो गई, काऊ हो गए, तो इसे हम हर्बीवोरस कहते हैं। Recall that all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body। ये बात ध्यान रखें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ज़िंदा रहने वाली मखलूक़ें हैं, वो उन्हीं सभी को फूड की ज़रूरत किस लिए होती है? उनकी ग्रोथ के लिए होती है, ताकि वो बड़े हो सके। उनके बॉडी रिपेयर के लिए, कभी कहीं पे जल जाता है, कट जाता है, तो वो अपने आप कैसे ठीक हो जाता है। जो हम फूड खाते हैं उसके थ्रू जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है, उसकी हेल्प से हमारी बॉडी रिपेयर करती है, सेल्फ रिपेयर करती है खुद को। और फिर बॉडी का फंक्शनिंग। बॉडी एक तरीके का सिस्टम है, एक मैकेनिज़्म, एक मशीन है। जिस तरीके से कोई मशीन या फिर कोई गाड़ी पेट्रोल या डीजल के बिना नहीं चल सकती, उसी तरीके से बॉडी का भी है। बॉडी में अगर फूड न जाए और मीन्स न्यूट्रिशन न जाए तो बॉडी भी फंक्शन करना बंद कर देगी। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल न्यूट्रिशन को जब हम पढ़ते हैं तो 3 चीज़ें पढ़नी सबसे ज़रूरी होती है। पहली कि न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, यानी किन किन पोषक तत्वों की ज़रूरत है, किन किन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर एनिमल के लिए। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, और एक एनिमल का क्या मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड है, यानी किस तरीके से वो खाना खाते हैं। हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग है, तो उनका मोड ऑफ इनटेक फूड भी तो अलग अलग होगा ना। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और फिर उनका यूटिलाइजेशन, जिस तरीके से बॉडी में वो अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं और उसको यूज़ करते हैं, वो भी अलग अलग होगा क्योंकि उनके बॉडी का सिस्टम डिफरेंट है। You have studied in class 6 that food consists of many components। तुमने क्लास 6 में ही पढ़ा होगा कि हमारे फूड बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। तो ज़रा उसको एक बार याद कर लेते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें बॉडी के ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए एंड फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होती हैं। The components of food such as carbohydrates are complex substances। These complex substances cannot be utilized as such। अब जानने की बात यह है कि जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं जो हम बॉडी में इंटेक करते हैं, खाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, सिंपल फॉर्म में नहीं होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का हमारी बॉडी के लिए यूटिलाइज़ करना मुश्किल होता है, तो हमारी बॉडी उन्हें सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करके ही उसे यूटिलाइज़ करती है। सो जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऐसे ही यूटिलाइज़ नहीं कर लेती बॉडी उसे ब्रोक करती है, तोड़ती है, सिंपलर सब्सटेंस में, आसान फॉर्म में उसे तोड़ती है। तो जो ये प्रोसेस है ब्रेक डाउन का कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। और जो यही प्रोसेस है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का, इसी को हम डाइजेशन कहते हैं, मीन्स पचाना। ये देखो, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इस तरीके के फॉर्म में है, जब वो सिंपल हो गया तो वो ब्रेकअप हो गया, छोटे छोटे फॉर्म्स में हो गया, तो उसे बॉडी आसानी से ऑब्जर्व कर लेगी। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड।
अब फूड लेने के, खाना खाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, किस किस तरीके से हम फूड को इनटेक करते हैं। हर ऑर्गेनिज्म का हमने पढ़ा है, अलग अलग वे ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड है, तो हम सबके बारे में पढ़ेंगे। The mode of taking food into the body varies in different organisms. Bees and hummingbirds suck the nectar of plants. Infants of humans and many other animals feed on mother's milk. जो mode of taking of food है वो हर ऑर्गेनिज्म में वेरी करता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की अलग अलग पहचान है, ये बात हम जानते ही हैं, अलग अलग सिस्टम है। जो बीज हैं, मधुमक्खियाँ हैं, और जो हमिंग बर्ड्स हैं, एक चिड़िया होती है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती साइज़ में, उसकी बीक बहुत लंबी होती है, उसकी चोंच बहुत लंबी होती है, उसे हमिंग बर्ड कहते हैं। वो प्लांट्स के नेक्टर को सक करती है, यानी प्लांट फूलों का जो रस होता है उसको चूसती हैं। मधुमक्खियों के बारे में तो पता ही होगा। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन्स एंड मैनी अदर एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों के और ह्यूमन्स के जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बेबी होते हैं, वो अपने मदर्स के मिल्क पर डिपेंडेंट होते हैं। स्नेक्स लाइक पाइथन swallow the animals they prey upon. सांप जैसे कि पाइथन वो अपने शिकार को swallow करते हैं, मीन्स निगल जाते हैं डायरेक्टली। Some aquatic animals filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. जो कुछ एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, वो उन फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करके खा लेते हैं जो उनके आसपास तैर रहे होते हैं, तालाब में या फिर किसी भी वाटर बॉडी में। ये एक्टिविटी है जिसमें हमें इन एनिमल्स के काइंड ऑफ फूड बताना है और मोड ऑफ फीडिंग बताना है। तो ये मेरे को लगता है कि आप लोगों के लिए होमवर्क सही रहेगा। बाकी जो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्टिविटी लगेगी वो मैं आपको साथ साथ समझाते हुए चलूँगी। नेक्स्ट है अमेजिंग फैक्ट। स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। स्टारफिश एक टाइप की फ़िश होती है जो स्टार शेप में होती है, ज़्यादातर ओशियंस में पाई जाती है। ये उन एनिमल्स को खाती है जिनकी बॉडी हार्ड शेल में कवर होती है, एक कठोर कैल्शियम कार्बोनेट की बोन जैसी एक शेल में कवर अप होती है। उस एनिमल का ये सॉफ्ट पार्ट खाते हैं। आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टारफिश पॉप आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। जब शेल ओपन होती है, शेल अपना मुंह खोलती है, तो जो स्टारफिश है वो जल्दी से अपने स्टमक को अपने मुंह के पास ले आती है, स्टमक को ही मुंह के पास ले आती है और उस एनिमल के सॉफ्ट पार्ट को खा लेती है। मतलब ये स्टमक को मूव करके ले आती है पहले, ताकि जल्दी से एंगल्फ कर ले, उसको ले ले अपने पास। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। फिर बाद में उसका जो स्टमक है वो वापस उसकी बॉडी में चला जाता है और धीरे धीरे डाइजेस्ट करता रहता है जो वो मतलब खाती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे, हमने मोड ऑफ इनटेकिंग ऑफ फूड पढ़ लिया, अब हम डाइजेशन पढ़ेंगे, किस तरीके से खाना पचता है। तो पहले हम ह्यूमन का पढ़ेंगे ऑब्वियसली। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। सभी जानते हैं कि हम अपना फूड अपने माउथ से खाते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं, हमारे बॉडी का मैकेनिज्म सिस्टम उसे डाइजेस्ट करता है और फिर उसे हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है हमारे ग्रोथ में, बॉडी के फंक्शनिंग में, उसके रिपेयरमेंट में, इन सब में। द अनयूज पार्ट्स ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड। और जो हमारे फूड का अनयूज पार्ट होता है, जो हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं करती, उसे हम डेफिकेट कर देते हैं, एज अ पॉटी के फॉर्म में हम उसे निकाल देते हैं अपनी बॉडी से। हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी। अब क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस खाने को हम खाते हैं उसका हमारी बॉडी में जाकर क्या होता है। सो द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल। तो जो हमारा फूड है वो एक कॉन्टीन्यूस कैनाल से, एक लंबी कैनाल से, एक पाथ से लगातार पास होता है और हर स्टेज पर थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होता हुआ चलता है। विच बिगिनस एट द बकल कैविटी एंड एट्स एट द एनस। और जो ये प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है ये बकल कैविटी से शुरू होता है, हमारे माउथ से शुरू होता है और एंड एनस पर होता है, क्योंकि वहाँ से हम एक्सक्रीट कर देते हैं तो सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, वहाँ पे डाइजेशन का ख़त्म हो जाता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। जो ये हमारे कैनाल है, जो ये डाइजेशन ट्रैक है, उसको बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में, बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सो फर्स्ट है बकल कैविटी, जो हमारा बेसिकली माउथ वाला पोर्शन है, ये वाला बकल कैविटी हुआ। उसके बाद है फूड पाइप और एसोफेगस, ये वाला फूड पाइप हो गया जिसे हम एसोफेगस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टमक है, नेक्स्ट उसके स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, फिर लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, उसके बाद रेक्टम एंड एनस।
इट इज़ नॉट इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? क्वेश्चन है कि क्या ये बहुत लंबा पाथ नहीं है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही लंबा पाथ है। These parts together form the alimentary canal digestive tract. ये सारा पार्ट एक साथ मिलाकर इसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक ऐसा पाथ जिसमें हमारा फूड डाइजेस्ट होता हो। ओके, द फूड components gradually get digested as food travels through the various compartments. जो हमारे फूड्स के components होते हैं वो ग्रेजुअली लगातार धीरे धीरे डाइजेस्ट होते जाते हैं जैसे जैसे हमारा फूड अलग अलग कंपार्टमेंट में ट्रेवल करता जाता है। द इनर वॉल्स of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary gland and the liver and the pancreas secrete digestive juices. जो हमारे वॉल ऑफ स्टमक है, इनर वॉल ऑफ स्टमक है वो, और स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द कैनाल, इसके साथ साथ बहुत सारे ग्लैंड्स भी हमारे इस कैनाल के साथ साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि सलिवरी ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया। ये सब डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट करते हैं। इनके द्वारा सेक्रीट किए हुए जूस से ही हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। द डाइजेस्टिव, क्योंकि हमारे स्टमक के इनर वॉल भी डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट करती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेस्टिव जूस सेक्रीट करती है, और ये सारे तो ग्लैंड हैं ही, ये सेक्रीट करते ही हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस। जो डाइजेस्टिव जूस का फंक्शन है वो ये है कि हमारे फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर में कन्वर्ट कर देती है, उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। हमने पहले ही पढ़ा था कि हम एज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को भी यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, जब वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं हम तब उसे यूज़ कर पाते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है जो हमने पढ़ा बकल कैविटी से एनस तक का, उसके साथ साथ जो ग्लैंड्स हैं लाइक सलिवरी ग्लैंड है, लिवर है, पैनक्रियाज है, इन सभी को मिलाकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। क्योंकि केवल एलिमेंट्री कैनाल को हम डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं कह सकते जब तक कि ये ग्लैंड्स उनके साथ काम ना करें, क्योंकि इन ग्लैंड्स का काम क्या है, डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट करना, और इसी की वजह से डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो पाता है। तो इन सभी को मिलाकर हम इन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। नाउ लेट अस know what happens to the food in different parts of the digestive tract. अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अलग अलग हिस्सों में फूड किस तरीके से डाइजेस्ट होता है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं माउथ और बकल कैविटी से। फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो फूड इनटेक करते हैं हम वो कहाँ से करते हैं, माउथ से करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ इनटू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। जो प्रोसेस है बॉडी में फूड को इनटेक करने का उसे हम इंजेशन कहते हैं, इंजेस्ट करना कहते हैं। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। इस प्रोसेस में हम फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, हम फूड को च्यू करते हैं, चबाते हैं अपने दांतों की हेल्प से, और उसे छोटे छोटे पीस में मैकेनिकली ब्रेक कर लेते हैं। क्योंकि ज़्यादा केमिकली वर्क नहीं होता है माउथ में, सलाइवा बस सॉफ्ट करने का काम करता है फूड को। बाकी जो बाइल जूस है और जितने भी डाइजेस्टिव फंक्शंस है वो ज़्यादा हमारे इनर पार्ट्स में होता है, स्टमक, इंटेस्टाइन वगैरह में। तो हम यहाँ पर जस्ट मैकेनिकली फूड्स को तोड़ते हैं छोटे छोटे पीसेस में और उसे ब्रेक करते हैं। ईच टूथ इज़ रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। अब हमारे दांत के बारे में हम पढ़ते हैं। हमारा हर एक दांत अलग अलग सॉकेट्स में सेट है, अलग अलग जगह पे सेट है, अलग अलग सॉकेट्स हैं उसमें सेट है। Our teeth vary in appearance and perform different functions. हमारे दांत जो हैं वो हर कोई अलग अलग है दिखने में भी, और उनका फंक्शन भी अलग अलग है। हर दांत का अपना अलग अलग एक फंक्शन है। Accordingly they are given different names. उन्हीं के मुताबिक उन्हें अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। इस एक्टिविटी में कुछ नहीं है, जो है वो मैं बता देती हूँ क्या है। इसमें जस्ट ये बताया गया है कि इन दांतों के बारे में हमें पता लगाना है कि कौन कौन से दांत कौन कौन से हैं। जो हमारे फर्स्ट 4 टीथ होते हैं फ्रंट के, उसे हम इंसीजर कहते हैं। लाइक नाम से ही लग रहा है सीजर, तो इसका काम क्या होगा, कटिंग या फिर बाइटिंग, कुछ भी काटना या फिर बाइट करना। उसके बाद जो सिंगल टीथ होता है दोनों साइड जो थोड़ा शार्प होता है उसे हम कैनाइन कहते हैं। इसका काम होता है पायर्स करना या टीयर करना, किसी भी चीज़ को तोड़ना या फिर फाड़ना, ये काम होता है। उसके बाद जो 2 होते हैं उसे हम प्री मोलर कहते हैं। मोलर से पहले वाला प्री मोलर, उसके बाद जो 3 होते हैं
उसे हम मोलर कहते हैं, जो हमारे फूड को हेल्प करता है ग्राइंड करने में, चबाने में, पीसने में मदद करता है। ओके, अब हम बात करेंगे मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के बारे में। दूध के दांत और जो परमानेंट दांत होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? क्या तुम्हें याद है कुछ साल पहले तुम्हारे दांत टूटे थे? The first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age of between 6 to 8 years. जो हमारे पहला दांतों का सेट होता है वो हमारे बचपन में ही, बहुत छोटी उम्र में ही आ जाता है और वो लगभग 6 से 8 साल की उम्र में टूट जाते हैं। These are termed as milk teeth. ये हमारे शुरुआती दांत होते हैं, इसलिए हम इसे मिल्क टीथ कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। The second set that replaces them are the permanent teeth. जो दूसरे सेट ऑफ टीथ्स होते हैं उसे हम परमानेंट टीथ कहते हैं, क्योंकि वो हमारे लाइफ टाइम के लिए होते हैं, परमानेंटली होते हैं। सम केसेस में वो टूट जाते हैं बूढ़ा होने पर व्यक्ति के, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि इन दांतों को टूटना ही होता है। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट द लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। जो परमानेंट टीथ होते हैं ये पूरी ज़िंदगी के लिए होते हैं, या फिर ये कभी फॉल ऑफ होते हैं, झड़ते भी हैं तो ओल्ड एज में, बुढ़ापे में टूटते हैं, या फिर कुछ दांत की बीमारी की वजह से ऐसा होता है। नाउ आवर माउथ हैज़ द सलिवरी ग्लैंड्स व्हिच सेक्रेट सलाइवा। हमने पढ़ा था कि हमारे माउथ में भी फूड का डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि हमारा माउथ में सलिवरी ग्लैंड होता है जो कि सलाइवा सेक्रीट करता है, जिसकी वजह से हमारा मुंह हमें गीला गीला लगता है। वही हमारे खाने को फर्स्ट स्टेज से ही डाइजेस्ट करना शुरू करता है, मीन्स हमारे खाने को सॉफ्टन करना शुरू कर देता है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? अब तुम क्या जानते हो सलाइवा का एक्शन क्या होता है फूड में? वो हमारे फूड में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस मीन्स शुगर में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। लेट अस फाइंड आउट। चलो अब हम इसे पता लगाते हैं कि एक्टिविटी के थ्रू। टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लेना है हमें, दोनों पर, एक पर ए मार्क करना है, दूसरे पर बी मार्क करना है। जो ए वाली टेस्ट ट्यूब है उस पर 1 चम्मच भर के बॉयल्ड राइस डालना है, उबला हुआ चावल भरना है उसमें। और जो दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें वही बॉयल्ड राइस, लेकिन उसको 3 से 5 मिनट तक चबाने के बाद डालना है। ठीक। Add 3 to 4 ml of water in both of the test tubes. अब दोनों ही टेस्ट ट्यूब में 3 से 4 मिलीलीटर पानी डालना है। Now pour 2 to 3 drops of iodine solution in each test tube and observe. अब क्या करना है, दोनों ही टेस्ट ट्यूब में 2 से 3 बूंद आयोडीन सोल्यूशन डालना है। हम जानते हैं कि आयोडीन सोल्यूशन का क्या फंक्शन होता है। आयोडीन सोल्यूशन अगर हम कार्बोहाइड्रेट पर डालते हैं तो वो ब्लू या ब्लैक कलर में, डार्क ब्लू या फिर ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है कलर। Why is the change in the color in the test tubes? अब हम देख रहे हैं कि इसमें कलर चेंज हुआ है, इस टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर हो गया है, बट इसमें ऐसा नहीं हुआ है। तो इसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च था, कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च होता है, तो उसको सिंपलर फॉर्म में, शुगर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसमें इसका मतलब स्टार्च नहीं है, तो इसलिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ है। सो द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर्स। यहाँ सलाइवा ने स्टार्च को शुगर्स में कन्वर्ट कर दिया है। द टंग इज़ अ फ्लैशी। अब हम टंग के बारे में पढ़ते हैं। टंग इज़ अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो हमारी जीभ है, हमारी टंग है, वो एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है, मसल वाला एक ऑर्गन है जो कि हमारे बकल कैविटी के, हमारे माउथ के कैविटी के एंड ऑफ द फ्लोर से, आखिरी छोर से अटैच होता है। It is free at the front and can be moved in all directions. ये सामने से फ्री होती है, इसको हर डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है। Do you know the function of tongue? क्या तुम जीभ के फंक्शंस के बारे में जानते हो, क्या क्या इसके काम होते हैं? तो हम इसको पढ़ते हैं। We use our tongue for talking. सबसे पहली चीज़ हम अपनी जीभ का इस्तेमाल बातें करने में करते हैं। Besides, it mixes saliva with the food during chewing and helps in swallowing food. इसके साथ साथ ये हेल्प करता है हमारे फूड में सलाइवा को मिक्स करने में, ड्यूरिंग च्यूइंग, जब हम खाना चबा रहे होते हैं, और दूसरे ये हेल्प करते हैं हमारे फूड को स्वेलो करने में, निगलने में। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग। और दूसरी चीज़ कि हम अपनी जीभ से ही खाने का, किसी भी खाने के टेस्ट का पता लगाते हैं। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स। हमारी जीभ में ना टेस्ट बर्ड्स होते हैं, कभी ध्यान से देखना तो उस पर छोटे छोटे दाने होते हैं, वही टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो हमारे फूड के अलग अलग टेस्ट और जायके के बारे में हमें बताते हैं।
We can find out the पोजिशंस ऑफ टेस्ट बर्ड्स बाय फॉलोइंग एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के थ्रू हम हमारे टंग के अलग अलग जगह पे अलग अलग कौन कौन से टेस्ट होते हैं उनके बारे में हम पता लगाएंगे। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो फ्रंट है, जो हमारा टिप होता है टंग का, वहाँ पे हमें स्वीट टेस्ट का पता चलता है, मीठे टेस्ट का पता चलता है। उसके बाद वाले एरिया में हमें सॉल्टी टेस्ट का पता चलता है। उसके बाद जो हमारे जीभ के दोनों साइड वाला एरिया होता है, वहाँ पे हमें सॉर यानी खट्टे टेस्ट का पता चलता है। और जब जो एंड पार्ट ऑफ द टंग होता है, वहाँ हमें कड़वे या तीखे टेस्ट का पता लगता है। ओके, अब हम इस बॉक्स को पढ़ लेते हैं। स्वीट्स एंड टूथ डिके। मीठी चीज़ों से हमारे दांत किस तरीके से ख़राब होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं होते हैं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदेह होते हैं, उनसे हमें बीमारियां हो जाती हैं। इसी तरीके से हमारे मुंह में भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। However, जबकि if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. यदि हम अपने मुंह को और अपने दांत को खाना खाने के बाद साफ़ ना करें, तो बहुत सारे हार्मफुल नुकसानदेह जो बैक्टीरियाज हैं वो लीव करना रहने लग जाएंगे हमारे दांतों में और ग्रो करेंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे। These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acid. इन बैक्टीरिया का काम क्या होगा कि हमारे बचे हुए फूड में जो शुगर होगा उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उन्हें तोड़ेंगे अपने यूज़ के लिए, और जिससे वो एसिड रिलीज़ करेंगे। वही एसिड हमारे दांत को ख़राब करता है। एसिड के बारे में जनरली सब जानते होंगे, लेकिन एज अ फील्ड ऑफ केमिस्ट्री हम उसे चैप्टर 5 में अच्छे से पढ़ेंगे। द एसिड्स ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, दिस इज़ कॉल्ड टूथ डिके। वही एसिड लगातार धीरे धीरे हमारे टीथ को डैमेज करता है और उसे ही टूथ डिके कहते हैं, दांत का ख़राब होना कहते हैं। ये देखिए, हर स्टेज पे थोड़ा थोड़ा ख़राब करता गया, फाइनली एक बड़ा सा होल क्रिएट कर दिया। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सीवियर टूथेक। अगर इसको सही समय पर ट्रीटमेंट इसका नहीं किया गया, मेडिसिन नहीं ली गई और हमारे टीथ को रेगुलर बेसिस पर इसे साफ़ नहीं किया गया, तो इससे क्या होगा कि टूथेक शुरू हो जाएगा, बहुत बुरा दांत में दर्द शुरू हो जाएगा। और कई सारे एक्सट्रीम केसेस में जब सिचुएशन और भी ख़राब होगी तो टूथ लॉस होगा, हमें अपना दांत उखड़वाना पड़ेगा। Chocolates, sweets, soft drinks and other sugar products are the major culprits of tooth decay. हम ये जानते हैं जितनी भी मीठी चीज़ें होती हैं इन पे जल्दी बैक्टीरियाज आते हैं और यही मेजर कल्प्रिट हैं, दुश्मन है हमारे टूथ को डिके करने के, दांत को ख़राब करने के। Therefore, one should clean the teeth with a brush or दातून and dental floss at least twice a day and rinse the mouth after every meal. इसीलिए हर किसी को चाहिए कि वो अपने टीथ को ब्रश से या फिर दातून से या फिर डेंटल फ्लॉस से एटलीस्ट दिन में 2 बार साफ़ करें। डेंटल फ्लॉस एक टाइप का स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है जिसकी हेल्प से हम अपने दांतों के बीच में फंसे हुए फूड पार्टिकल्स को निकाल के बाहर करते हैं, क्योंकि अगर वो हमारे दांतों में रह जाएंगे तो वहाँ उससे बैक्टीरिया डेवलप होगा और बैक्टीरिया हमारे उन फूड में जो शुगर्स प्रेजेंट होगा उसको ब्रेक डाउन करके उससे एसिड रिलीज़ करेंगे, जिससे हमारे दांत ख़राब हो जाएंगे। एंड एटलीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। ये तो ट्वाइस अ डे करना ही चाहिए, और इसके साथ साथ हर खाने के बाद तो हम दांत साफ़ करेंगे नहीं, तो इसीलिए हर खाने के बाद रिंस कर लें, माउथ को धो लें, कुल्ला कर लें हर खाने के बाद। Also, one should not put dirty fingers or any unwashed object in the mouth. और ये भी ज़रूरी है कि बच्चों को ये चाहिए, हर किसी को ये चाहिए कि अपने डर्टी फिंगर्स, क्योंकि जनरली हर टाइम फिंगर साफ़ नहीं होती है, अपने मुंह में बेवजह ना डालें और बेवजह कोई अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट भी मुंह में ना डालें। ऐसे ही कुछ कई लोगों की आदत होती है, घर में पड़े हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाया और मुँह में डाल लिया, घुमाना शुरू कर दिया। ये सब नहीं करना चाहिए। वैसे कोरोना वायरस के टाइम में ये समझ तो आ ही गई होगी लोगों में कि ऐसे भी किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा के मुंह में इधर उधर ना डालें। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, टॉक और लाफ वाइल ईटिंग, यू मे कफ, गेट हिकअप्स और अ चोकिंग सेंसेशन। कभी कभी अगर तुम जल्दी में खा रहे होते हो और साथ साथ तुम बातें भी करने लग जाते हो, हंसने भी लग जाते हो खाते दौरान, तो तुम्हें कफ, खांसी या फिर हिकअप से हिचकियाँ या फिर चोकिंग सेंसेशन, ऐसा लगेगा कि गला में कुछ जाम हो गया, ऐसा फील हुआ होगा। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द वेंट पाइप। ऐसा तब होता है जब फूड पार्टिकल हमारा वेंट पाइप पे एंटर कर जाता है।
द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग। विंड पाइप का क्या काम होता है, हमारे नाक से एयर मीन्स ऑक्सीजन को लेकर के नॉस्ट्रिल से ऑक्सीजन लेकर के लंग्स तक जाता है, हमारे फेफड़ों तक, और फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप। ये फूड पाइप के एडजेसेंट यानी साथ साथ ही रन करती है। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। लेकिन गले में ये फूड पाइप और एयर जो पाइप है, ये इनका एक कॉमन पैसेज होता है, यानी एक ही रास्ता होता है। तो सवाल खड़े करने की बात ये है कि ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारा फूड विंड पाइप में चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग विंड पाइप। अब वही क्वेश्चन है कि तब कैसे हमारा फूड जो है वो विंड पाइप में एंटर होने से बच जाता है। During the act of swallowing, a flap-like valve closes the passage of wind pipe and guides the food into the food pipe. इस एक्ट के दौरान क्या होता है, जब हम खाने को स्वलो कर रहे होते हैं, निगल रहे होते हैं, तो जस्ट उसी टाइम एक फ्लैप एक वॉल्व टाइप होती है, वो हमारे विंड पाइप के पैसेज को कवर कर देती है, जिसकी वजह से जो हमारा फूड है वो फूड पाइप में चला जाता है। बाय चांस कभी कभी हम खाते टाइम बातें भी करने लगते हैं, तो बीच में हमारी सांस भी आ जाती है, तो वो फ्लैप हट जाता है। इसकी वजह से जो हमारे फूड का अस्क होता है, जो फूड पाइप में जाने वाला होता है, वो थोड़ा सा विंड पाइप में चला जाता है। तो इसीलिए हमें अजीब सा सेंसेशन होता है और जलन सी होती है। वो जलन इसलिए होती है कि विंड पाइप जल्दी जल्दी कोशिश करती है कि उसके अंदर जो कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल और जो मटेरियल आ गया है, अनवांटेड मटेरियल आ गया है, उसे जल्दी से वो बाहर निकाले, इसीलिए वो सेंसेशन होती है। If by chance food particles enter the windpipe, we feel choked, get hiccups और cough। वही बात है, अगर by chance food particle enter कर जाता है तो हमें hiccups, खिचकियाँ होने लग जाती है, कफ खांसी होने लग जाती है, और ऐसा लगता है कि गला जाम हो गया है। अब हम पढ़ेंगे फूड पाइप के बारे में, जिसे हम एसोफेगस भी कहते हैं। द स्वलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और एसोफेगस। जो स्वलोड फूड है, जो हमारा निगला हुआ फूड है, वो हमारे फूड पाइप के थ्रू पास करके या फिर एसोफेगस के थ्रू पास करके हमारे स्टमक तक जाता है। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक एंड द चेस्ट। जो हमारा फूड पाइप है, नेक से चेस्ट तक रन करता है। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप। अब जो फूड है वो हमारा, वो कैसे पुश डाउन होता है नीचे, वो इसलिए क्योंकि हमारे फूड पाइप की वॉल में मूवमेंट हो रहा होता है, उसकी वजह से हमारा फूड पुश डाउन होता है। अब एक ये भी कह सकते हैं कि हम ग्रेविटी फोर्स की वजह से ना फूड नीचे जाते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि सोए हुए भी खाना खाते हैं तो भी हमारा खाना पेट में ही जाता है। अगर हम उल्टा होके भी खाना खाएं तो भी हमारा खाना हमारे स्टमक में ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि वापस आ जाएगा। वो इसीलिए कि हमारा फूड पाइप में मूवमेंट हो रहा होता है, इसीलिए हमारा फूड डाउनवर्ड ही जाएगा। Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. वास्तव में जो ये मूवमेंट है, ये हमारे पूरे ही एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा होता है, इसीलिए जो हमारा फूड है हर लेवल पे डाउनवर्ड ही पुश्ड होता है, डाउनवर्ड ही मूव होता है। At times of food is not accepted by our stomach and it's vomited out. Recall the instances when you vomited after eating and think of reason for it. Discuss with your parents and teacher. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा स्टमक फूड को एक्सेप्ट नहीं करता है और तब हम वॉमिटिंग कर देते हैं। रिकॉल द इंस्टांसेस। इस इंस्टांस को याद करें और सोचें कि ऐसा क्यों होता है, अपने पेरेंट्स के साथ और टीचर के साथ डिस्कस करें। अब वॉमिटिंग के केस में पहले भी यही पूछ रही है कि वॉमिटिंग के केस में फूड अपोजिट डायरेक्शन में कैसे आता है। मैं बताती हूँ। वॉमिटिंग कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, इट्स साइकोलॉजिकल। जब हम कुछ भी अनवांटेड या फिर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस या फिर एसिडिटी हो जाते हैं या फिर ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो जो अनवांटेड फूड होता है हमारे बॉडी में, हमारे ब्रेन को लगता है कि ये यूज़फुल नहीं है, इसको निकाल देना चाहिए। तो ये ब्रेन की कमांड होती है, जिसकी वजह से जो हमारा एब्डोमिनल मसल्स होता है आसपास का, वो स्टमक को पुशअप करता है कि उसको बाहर निकालने के लिए, और सडनली हमारे मुंह से वो बाहर निकल जाता है। वो एब्डोमिनल प्रेशर होता है, जिसकी वजह से स्टमक को प्रेशराइज करते हैं बाहर निकालने के लिए, और फिर हम वॉमिटिंग कर देते हैं। मूवमेंट ऑफ द फूड्स इन द इसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के इसोफेगस में हमारे फूड की मूवमेंट दिखाई गई है। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे उसमें एनिमल्स में, ग्रास ईटिंग एनिमल्स में किस तरीके से डाइजेशन होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अमीबा में कैसे डाइजेशन होता है। देन हमारा चैप्टर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।